Hello aspirants, welcome to my channel, The Editorial Guide, and today is 4th of July 2025 and आज के न्यूज़पेपर में तीन आर्टिकल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे जो हमारे आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के एंड एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे तो वो मैंने इधर जॉट डाउन किए हैं। एंड फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज नंबर पे द हिंदू में लिखा हुआ है सेंटर टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस वर्मा। कुछ महीने पहले एक दिल्ली में एक जज के घर पे आग लगी थी। तो आग के लगने से कुछ लोगों ने वीडियो बनाई उनके घर की कि वहां पे कुछ करेंसी जलते हुए नजर आई है। तो ये उससे रिगार्डिंग है कि कैसे एक जज को हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे पार्लियामेंट में उनके प्रोसीडिंग चलती है उसके रिलेटेड। एंड पेज 10 पे एक दो आर्टिकल हैं, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म आर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मर्डर मोस्ट फाउल पुलिस टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ। ये तीन आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट थे। तो ये हमें किस किस जीएस के लिए रेलिवेंट है वो ये चीजें लिखी हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जीएस 2 में इसके लिए रेलिवेंट है, जैसे ये वाला पेज 1 वाला आर्टिकल। गवर्नेंस एंड एथिक्स के लिए मर्डर मोस्ट फाउल एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड जस्टिस ह्यूमन राइट ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारा सेंटर टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस वर्मा। ये मैंने एक कट लगा दिया है न्यूज़पेपर का ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से न्यूज़पेपर कौन से पेज पे है ये। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमारे लिए पढ़ने वाला क्या है यूपीएससी के रिलेटेड कि कैसे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं, ये चीजें हमारे लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हमें इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो वही चीजें जो रेलिवेंट चीजें हैं वो पढ़नी है। तो की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन कौन कौन सा आर्टिकल इसके सपोर्ट में बात करता है कि जैसे आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है और आर्टिकल 217 क्लॉज ए क्लॉज बी इस चीज के। तो ये क्या बोलता है, दीज आर्टिकल गवर्न द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल कैसे किए जाएंगे ये आर्टिकल को गवर्न करते हैं। The judge can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity। ये चीज प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस के लिए भी। तो आप इसको ध्यान सकते हैं कि एक जज को हम तभी रिमूव कर सकते हैं कौन कौन से ग्राउंड पे, प्रूवन ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये किसने दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट, जो एक एक्ट है, जो एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब एक्ट जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वो क्या बोलते हैं, वो बोलता है उसमें ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल की कैसे हम एक जज को रिमूव करेंगे उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ बताया हुआ है कि हम इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के रिगार्डिंग उनको निकाल सकते हैं ओनली, वो ग्राउंड होने चाहिए। लेकिन ये जो एक्ट है इसमें प्रोसीजर दे रखा है, मोशन मस्ट बी एनिमेटेड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो मोशन पास होगा रिमूवल ऑफ जजेस के लिए वो आइदर ऑफ द हाउस में पास होना चाहिए। एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का सीजीआई, सॉरी सीजीआई नहीं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड अ जूरिस्ट इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। ये तीनों लोग क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो भी जज पे, हाई कोर्ट का जज है उस पे जो भी इल्जाम लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, क्या वो सही है क्या गलत है। तो ये लोग इंक्वायरी करेंगे पहले। अब इसमें रिलेटेड क्या है, केस स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या है। ये जो जज थे जस्टिस जसवंत वर्मा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में थे, ये इन पे एलिगेशन क्या लगा है, रिकवरी ऑफ बर्न करेंसी नोट्स फ्रॉम द जजेस ऑफिशियल रेजिडेंस। ठीक है, अब इनकी टाइमलाइन पढ़ सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कहीं पे ऐसे में या कभी
कोई जीएस के पेपर में, उसके लिए ठीक है। मार्च 14 में ये इंसिडेंट हुआ जब ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी, तो हाफ बर्न नोट्स मिले। लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, तो जिसकी वजह से वो अ, ये नोटिस में आए। मार्च 22 में सीजीआई संजीव खन्ना, जो कि सीजीआई है, सेटअप 3 मेंबर पैनल टू प्रोव। 28 मार्च में सेंटर ट्रांसफर जस्टिस वर्मा टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। इनकी ट्रांसफर कर दी गई। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट से। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे जस्टिस वर्मा, इनको ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। एंड मई 4 में पैनल सबमिट द रिपोर्ट। मई 8 में सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड द रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्स टू पीएम एंड प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट बनाई और किसको फॉरवर्ड की? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या बोलती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू रिमूव अ जज रेस्ट ओनली विद द पार्लियामेंट। कि एक जज को अगर रिमूव करना है, उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पूरे अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इवन इसका पैनल फाइंस मिसकंडक्ट, जो थ्री मेंबर बॉडी बनाई जाती है, उसमें अगर उनको मिसकंडक्ट पता भी लगता है, तो भी ये पार्लियामेंट के हाथ में है। ओनली पार्लियामेंट कैन एक्ट आफ्टर द इंक्वायरी प्रोसीजर, कि वो उसको रिमूव करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि ये एक टर्म है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये जस्टिस अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एंड ड्यू प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि जजेस को हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब पार्लियामेंट स्क्रूटनी हो और ड्यू प्रोसेस। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस दिया गया है, एक जो एक्ट में प्रोसीजर दिया गया है, उसको फॉलो करके ही हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट कांट एक्ट विदाउट जुडिशियल इंक्वायरी। विदाउट जुडिशियल इंक्वायरी पार्लियामेंट अपने आप से एक्ट नहीं कर सकती। जुडिशरी कांट रिमूव इट्स ओन मेंबर। तो जुडिशरी, जैसे वो 3 मेंबर कमेटी है जिसमें सीजीआई है, हाई कोर्ट के जज हैं, जूरिस्ट हैं, वो सिर्फ इंक्वायरी करेगी, वो रिमूव नहीं कर सकती। वो पार्लियामेंट के पास जाएगी इंक्वायरी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसको रिमूव करना है कि नहीं करना। ये थर्ड पॉइंट है चेक्स एंड बैलेंसेस का। इसको हम देखेंगे कि प्रोसेस है जो एग्जीक्यूटिव ये सब लोग होंगे, ये हम पढ़ सकते हैं। एंड कंक्लूजन क्या दे सकते हैं ऐसे आंसर से में हम? कि जो इंसिडेंट हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड नेचर ऑफ रिमूविंग अ जज। ये एक लेयर्ड नेचर है, एक इंसान जज को रिमूव नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। Ensuring protection against arbitrary removal while also allowing for accountability through institutional parliamentary checks। ये कंक्लूजन हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। नाउ यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है जो, वो कैसे आ सकता है? जैसे ये पॉलिटी का एक टॉपिक था, तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस इन मैटर फॉर रिमूवल। हाउ डज द जस्टिस इंक्वायरी एक्ट, जो हमने पढ़ा, बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस। करंट अफेयर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, recent development regarding the removal motion against a high court judge have raised question about the effectiveness of judicial accountability mechanism in India examine। ये हम आंसर इस टॉपिक को पढ़ के एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। Now our next topic is socialism, secularism and spirit of the constitution, जो कि पेज 10 पे दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि इसने एक्चुअल में दे क्या रखा है। तो ये किसकी बात कर रहा है? सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिज्म का क्या मतलब है, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म का मतलब है सीक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, रिडक्शन ऑफ inequality and promotion of welfare state। And secularism guarantee religious liberty, equal respect to all religion and ensure the state has no official religion। जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है वो, तो वो उनका इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन है। वैसे इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो इसका एक कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो आगे हम देखते हैं सोर्सेस क्या है जिससे हमें पता लगता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, सोशलिज्म है इंडिया में, ये हम कैसे पता करें? तो प्रियम्बल में दे रखा है वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेकुलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी।
डीपीएसपी में दे रखा है आर्टिकल 38 एंड 39, आर्टिकल 41, 43 एंड फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है आर्टिकल 25 to 28, 15, 30, 21। ये सब चीजें हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम नोट्स बना सकते हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड एंड पार्ट थर्ड क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट फोर्थ इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है इन दोनों वर्ड्स को लेके? केशव नंदा भारती केस में क्या बोला है 1973 में? डिक्लेयर सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। preamble is not a source of power but play a crucial interpretive role। ये हमें पता है कि preamble source of power नहीं है, वो just as a index हम यूज करते हैं, उसका कोई as such वो हमें कोई भी पावर नहीं देता। एसआर बोमाई केस ने क्या बोला है? reaffirms secularism is a basic feature and state must maintain equal distance from all religion। now बी आर अम्बेडकर का क्या स्टैंड था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? उन्होंने जो अपनी फाइनल स्पीच दी 25 नवंबर 1949 में, उन्होंने क्या एम्फसाइज किया? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वल डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ही अपोज द theocratic state ideas and want of vegetarian threat। अब रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई है जिसकी वजह से ये हाईलाइट हुआ, ये दोनों वर्ड सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये इतना न्यूज में क्यों आ गया एकदम से? ये रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है कि 50 इयर्स हो गए हैं इमरजेंसी को। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, उसको 2025 में 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बोला जाता है कि जो ये जो वर्ड है सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये हमें पता है कि 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें ऐड किया गया था। तो ये 1976 कब था? जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौरान ये चीजें लाई गई थी। तो अभी डिबेट ये है कि आरएसएस की लीडरशिप जो है वो ये मांग मांग रहे हैं कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म को प्रेम्बल से हटा दिया जाए, क्योंकि ये इंसर्ट किया गया था इमरजेंसी के दौरान। तो क्रिटिक्स ये चीजें बोल रहे हैं कि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये ऐड किया था तब भी, उसके पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज थी, कोर स्ट्रक्चर जो कोर वैल्यूज हमारे इसमें हैं। बट इसमें क्या हो जाएगा अगर हम ये रिमूव करते हैं, तो एक डाइल्यूशन आ जाएगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये काउंटर पॉइंट हम डाल सकते हैं। हमारे लिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि डीपीएसपी में क्या लिखा है, फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, कौन कौन सी जजमेंट ने क्या बोला था, और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बाकी हमें एजेंडा नहीं जानना उनका। तो अभी कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं सिचुएशन में कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट mere insertion in the preamble but form foundational value enshrined across the constitution। Attempts to dilute or remove them challenge the basic structure, doctrine and vision of India's founding fathers। Defending these values is essential to preserve India democratic and pluralistic ethos। ना हम इससे पॉसिबल मीन से कि जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल GS2 का ये टॉपिक है, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म फॉर्म द मॉरल कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिटिकल एग्जामाइन इन लाइट ऑफ recent debate to remove these terms from the preamble। GS2 ने examine the significance of Dr. B.R. Ambedkar's final speech to the Constituent Assembly in shaping India's constitution and morality। ये दो क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वाला डाटा पढ़ के कि हमसे कितना, हम किस स्ट्रक्चर में कैसे हम आंसर लिख पा रहे हैं इस डाटा को यूज करके। नाउ इसमें कौन कौन से पेपर में हम इसको इस डाटा को यूज कर सकते हैं, जैसे कि GS2 में, पॉलिटी में, ये मैंने बताया वो दो क्वेश्चंस दिए हैं कि प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, डीपीएसपी। फिर GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री में B.R. अम्बेडकर की विजन लेगेसी। अगर B.R. अम्बेडकर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यू था वो हम लिख सकते हैं कि उन्होंने 26 नवंबर 1949 को क्या चीज कही थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। GS4 में एथिक्स
हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर सकते हैं, जस्टिस फ्रेटर्निटी की बात कर सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मर्डर मोस्ट फाउल. इसमें क्या है कि एक आदमी था अजीत कुमार, उसको पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया और उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई. तो उसके रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया है. तो मैंने इसको, इसके फैक्ट्स जो भी इसका इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो मैं बता देती हूँ. ठीक है, हुआ क्या. So Ajit Kumar was detained and tortured by police team in Sivaganga district. Sivaganga district तमिलनाडु में है. For theft, कुछ उसने चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो उसको पुलिस ने डिटेन किया और उसको टॉर्चर किया. और लेकिन उस पे कोई एफआईआर नहीं की गई, उसको मारा गया ब्रूटली. तो ये सारा चीज हुई. और जो इंटायर इंसिडेंट जो हुआ है, ये अंडर डीएसपी के अंडर हुआ है, विद नो ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंप्लेन. कोई रजिस्टर नहीं हुई कंप्लेन, सिर्फ उसने चोरी का इल्जाम लगा और उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा, जिसकी उससे डेथ हो गई. तो ये चीज दी हुई कस्टोडियल वायलेंस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया. ये क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, डिस्क्राइब कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एज द मोस्ट हिनोनियस क्राइम कमिटेड बाय मेन इन यूनिफॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम कोई ऐसे आए उसके रिलेटेड यूज कर सकते हैं, किसी आंसर में यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ये जजमेंट दी थी जुडिशरी एंड राइट्स के सिलेबस के टॉपिक में है ये. अब रिसेंट केस क्या आया तमिलनाडु. रिसेंट केस मैंने आपको बता दिया कि अजीत कुमार विक्टिम था जिसकी डेथ हो गई. ये एक तो ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड से था. इंसिडेंट क्या हुआ, विदाउट एफआईआर डिटेन किया गया, टॉर्चर्ड इन प्लेन क्लोथ्स बाय अ स्पेशल पुलिस टीम. एलिगेशन क्या लगा था इसके, थेफ्ट का. कहाँ पे, शिवागंगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि अनप्रूवन. आउटकम क्या हुई, डाइड ड्यू टू टॉर्चर, नो फॉर्मल कंप्लेन वाज रजिस्टर्ड. लीगल कोर्ट हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम, मद्रास हाई कोर्ट. इट उन्होंने क्या किया, इट इज ऑलमोस्ट पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, द स्टेट किलिंग इट्स ओन सिटीजन. ये चीज हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर में. नाउ सिस्टमेटिक इश्यूज हाईलाइटेड, कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्यों ऐसा हुआ. पुलिस एक्टिंग विदाउट लीगल प्रोसीजर और एफआईआर, पुलिस ने कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नहीं की. यूज ऑफ वायलेंस टू फोर्स कन्फेशन, वो सिर्फ उससे कन्फेस कराना चाहते थे कि तुमने चोरी की है. जो उसने नहीं किया तो उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई. इम्प्यूनिटी ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटिमिडेशन एंड अथॉरिटिज्म इन लॉ एनफोर्समेंट. पैटर्न क्या रहा इनका, विक्टिम आर ऑफन फ्रॉम ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड मेकिंग देम इजी टारगेट फॉर अब्यूज. इससे पहले भी 2020 में एक केस हुआ था जहाँ पे एक बाप और बेटे को इतना मारा गया था कि उनकी डेथ हो गई थी. मुझे क्लियरली याद नहीं है कि किसकी डेथ हुई थी, बेटे की या बाप की. बट यही कुछ केस था कि वो ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड से थे. तो ये चीज भी हाईलाइट तब ज्यादा होती है जब कोई वो बैकग्राउंड वैसा हो उनका, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो, तो ये चीज ज्यादा हाईलाइट होती है. अब लीगल एंड गवर्नेंस डायमेंशन क्या है, हाई कोर्ट डायरेक्शन एंश्योर एक्शन अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर इफ इन्वॉल्वमेंट इज प्रूवन. उन्होंने बोला है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो हुआ इंसिडेंट ये डीएसपी के ऑर्डर से हुआ. तो इन्होंने बोला, हाई कोर्ट जब बोल रहा है कि अगर कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट हमें पता लगती है सीनियर पुलिस ऑफिसर की, प्रूव होती है, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए. नीड फॉर फास्ट ट्रैक ट्रायल इन सच केसेस, ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक ट्रायल्स की जरूरत है. नाउ स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है, जो सीएम है वहां के, उन्होंने बोला है कि उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया. 7 पुलिसमैन सस्पेंड हो गए, 5 अरेस्ट हो गए. केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. पुलिस अपॉलजी इशू टू विक्टिम, उन्होंने बोला कि जो स्टेट की पुलिस है वो विक्टिम की फैमिली से अपॉलजी, पब्लिक अपॉलजी मांगेगी एंड कंपनसेशन देगी. क्या कंपनसेशन, गवर्नमेंट जॉब, हाउसिंग फॉर फैमिली. और ये क्या है कि ऐसे जो एक्ट हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. जो भी सीएम है वहां के एम के स्टालिन, उन्होंने बोला कि such acts are unforgivable and unjustifiable. पुलिस implication and governance failure,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, प्रोसीजर सेफगार्ड की, उन्होंने एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, फायर लीगल कस्टडी वैसा कुछ नहीं, उन्होंने बाईपास करके सिर्फ उनको कन्फेस कराने की कोशिश की उस आदमी को। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट इंडिकेट फेलियर ऑफ इंटरनल पुलिस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। Political sensitivity, action taken due to public protest and upcoming election, highlight politicization of justice। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूज कर सकते हैं अपने कि गवर्नेंस का कैसे फेलियर हो सकता है। नाउ कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, सच केसेस आर अ रिमाइंडर दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे केसेस में उन्होंने बोला है कि फास्ट ट्रैक हम केसेस को ट्रैक करेंगे। सो ये कंक्लूजन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। Such cases as a reminder that justice delayed is justice denied. Reforms like police accountability mechanism, strengthening NHRC, and implementing Supreme Court directive like Prakash Singh case must be the way forward. Let's ensure law enforcers don't become lawbreakers. ये important, बहुत अच्छी लाइन है ये। तो हम इस कंक्लूजन को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। नाउ कि जीएस पेपर कौन कौन से पेपर से रेलिवेंट है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो सिलेबस है, आप सिलेबस खोलिए, उसको देखिए कि ये कहाँ कहाँ रिलेट हो सकता है, फिर उसको नोट्स बनाइए। नाउ सॉरी, जीएस 2 का राइट इश्यूज वाला जो टॉपिक है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जीएस 1 का सोसाइटी के टॉपिक में हम यूज कर सकते हैं कैसे एक मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उसके साथ कैसे स्टेट अब्यूज कर रही है, कैसे कैसे अब्यूज होता है। ऐसे एथिक्स जस्टिस में अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें यूज कर सकते हैं। मेंस के आंसर में हम क्या पॉइंट यूज कर सकते हैं, कोर्ट जैसे इट इज द किलिंग, इट इज द स्टेट किलिंग इट्स आउन सिटीजन, जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम ने बोला। तो ये कोट हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। यूज द अजीत कुमार केसेस एज केस स्टडी इन पुलिस एक्सेस एंड जुडिशियल इंटरवेंशन। लिंक टू डीके बासु गाइडलाइन, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म। हाईलाइट सीबीआई ट्रांसफर एज इंडिकेटेड ऑफ स्टेट फेलियर इन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। ये सब चीज अगर हम यूज करेंगे अपने आंसर में एथिक्स में तो हमारा एक वैलिड आंसर बनेगा, एक अच्छा डिफरेंट आंसर बन सकता है, जिससे एग्जामिनर को पता लगता है कि हमें पता है, हमने ये चीज पढ़ रखी है, हमें ये स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज है। सो ये था आज का जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटिकल एजेंडा वैसा कुछ नहीं देखते हैं है इसमें, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।